अच्छा, तो दोस्तों आज हम डेटाबेस और एसक्यूएल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो असल में होगा क्या कि यहाँ पे जो लिखा है उसको मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताता रहूँगा और एक्सप्लेन करता रहूँगा, ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं। और मेरा पर्पस ये रहेगा कि आपको समझ में आए और आप बोर ना हों, है ना। तो कोई कहानी सुनाना या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या ऐसे बात करना जैसे एक दोस्त समझा रहा है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे पर्पस रहेगा। तो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब के बारे में बताना इस वीडियो का मकसद है। तो ये लंबा हो सकता है मगर डेफिनेटली आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी वो इम्पोर्टेंट रहेंगी, है ना। तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूँगा अमन भैया के लिए, जिनकी टीम ने ये नोट्स बनाए, है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हो। साथ ही साथ जिन लोगों का बीटेक चल रहा है ना, तो उनमें भी एक ये शायद फोर्थ सेमेस्टर में था ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम का एक चैप्टर है ना। चैप्टर यानी सॉरी सेमेस्टर में एक टॉपिक। तो उसके साथ साथ ये गेट के लिए है या फिर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जर्नल वे में, है ना, क्योंकि डेटाबेस तो हर किसी को चाहिए होता है, बैकएंड में यही लगता है। तो फिर इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक से देखने वाले हैं और आशा है कि आप इसको समझेंगे, बोर नहीं होंगे, है ना। मेरा यही एम रहता है कि बोर ना करूँ मैं। तो शुरू करें फिर, चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस, a database is a collection of related data which represents some aspects of real world, है ना। यानी डेटा को कलेक्ट कर देना, रिलेटेड डेटा को, यानी आपस में रिलेट करते हो डेटा, उनको कलेक्ट कर देना और रियल वर्ल्ड में काम आते हो। अ डेटाबेस सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू बिल्ड एंड पॉपुलेटेड विद डेटा फॉर अ सर्टेन टास्क। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो किस लिए डिज़ाइन करा जाता है कि एक सर्टेन टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। जैसे सिंपल एग्जांपल क्या होगा कि आपने लोगों का ईमेल आईडी, उनका नाम साथ रख दिया, है ना। तो अब इनका डेटाबेस सिस्टम बन गया एक, है ना। फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूज़र्स डेटा वाइल कंसिडरिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स। तो सिक्योरिटी ज़रूरी है ना। तुम जोमेटो को अपना डेटा देते हो कि यहाँ पे मेरे एड्रेस पे या मेरे नंबर पे आपको कॉल करना है, यहाँ पे सामान पहुँचाना है खाने का, तो ये सिक्योरिटी बेसिस पे देते हो। साथ ही साथ डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना, है ना। जो यूज़र ने अपना डेटा दिया उसको संभाल के रखना और वक्त आने पे उसका यूज़ करना। रिट्रीव मतलब यूज़ करना। तो ये काम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो एक सॉफ्टवेयर एक टाइप का, इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनिपुलेट द डेटाबेस। तो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। द DBMS accepts the request from data from an application and instructs the operating system to provide the specific data। कहने का मतलब क्या है, तुम एक ऑर्डर दोगे, वो डेटा को उठा के लाएगा, है ना। जैसे तुम, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम लॉजिकल वे में देखें, तुमने एक्सेल शीट में बहुत सारे लोगों के नाम लिख रखे हैं, रोल नंबर लिख रखे हैं। अब तुमने सर्च करा एक नाम केशव, ठीक है, मेरा नाम केशव है, तो मैं केशव सर्च करता हूँ, कंट्रोल F दबा के फाइंड करा, तो केशव जैसे ही सर्च करा केशव दिख गए, है ना। जितने भी केशव थे वो हाईलाइट हो गए। तो एक टाइप का क्या हुआ, जब जिस डेटा की ज़रूरत थी वो डेटा हमें दिख रहा है, रिट्रीव हो रहा है ना। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट तो नहीं है मगर इसको एग्जाम्पल वे में समझने में इम्पॉर्टेंट है ना। तो इन लार्ज सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस द अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी है वो किसी और डेटाबेस सिस्टम का यूज़ करके, कोई MySQL, कोई SQL लेता है ना, कोई MongoDB लेता है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात आती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर डेवलप टू हैंडल द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज ऑफ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। टिपिकल मतलब होता है कॉमन, है ना, जो जर्नल वे में फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है बाय कन्वेंशनल ऑपरेशन सिस्टम, है ना। भारी शब्द हैं, बस बताया जा रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करा जाता है हैंडल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को, है ना, फाइल प्रोसेसिंग या कन्वेंशनल ऑपरेशन को। डेटा
रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी पहला पार्ट, ठीक है, डेटा रिडंडेंस और इनकन्सिस्टेंस। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन एसेसिंग डेटा, डेटा को एसेस करने में डिफ़िकल्टी जो होती है, डेटा आइसोलेट करने में, मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स, एसवीजी में कर दो, जेपीजी कर दो, है ना, ऐसे करके फॉर्मेट्स, फाइल के फॉर्मेट्स वगैरह, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स, है ना, इन सब पे बताएंगे, है ना। वैसे आपको करना क्या होगा कि ये गीक्स फॉर गीक्स में भी दे रखा है ना। अभी तो आपको मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, ज़्यादा जर्नलाइज वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमें पता होती हैं वैसे तो। कंकरेंट एसेस बाय मल्टीपल यूज़र, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी समझ में आता है ना। ईआर डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, गेट या आगे जितने भी हमने, ये वैसे तुम बीटेक के कोर्स में पढ़ते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस ले रखी होती है जिन्होंने। तो ईआर डायग्राम क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज़ अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट गिव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, है ना। फ्लो चार्ट देखा है तुमने? एक एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट वे में बनाते हैं तो कैसे दिखता है, वैसा ही कुछ ईआर डायग्राम है। यानी ये क्या करता है ईआर डायग्राम? ग्राफिकल वे है, ठीक है। ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप, ध्यान रखना इसका। एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, यानी दिमाग लगता है बनाने में उसको, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, यानी एक डेटाबेस है उसका लॉजिकली देखा जाए, यानी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, है ना। वैसे मैं आपको एग्जांपल आएंगे आगे, मगर आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। क्या होता है कि कस्टमर होता है, वो कुछ ख़रीदता है ना। मान लो कि एक सोप है, सोप खरीद रहा है। अब सोप जो है उसका एक कोड होगा, एक आइडेंटिटी होगी, है ना, कौन से नंबर पे है, कौन से रैक पे है ना। ये सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड होती हैं, सोप की आइडेंटिटी और कस्टमर का रिलेशन, है ना, ये सब। तो इससे डील करता है ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपोनेंट्स, एंटिटी सेट्स, एंटिटी सेट्स एक ही है, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप सेट्स, ठीक है। तो ईआर डायग्राम तीन चीज़ों को लेके बना होता है, किस को? एंटिटी सेट्स, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप सेट्स। तो स्टूडेंट है, रोल नंबर, नेम और एज, तो ये सारी एंटिटी सेट्स हैं, और एट्रीब्यूट और उनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो डब्बे का भी ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, सर्कल, और अभी आते हैं इसमें, है ना। रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की। अब एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, नाम भले ही सेम हो सकता है, गौरव गौरव, मगर नाम रोल नंबर एक ही होगा। तो जो एक चीज़ होती है ना कॉमन, यानी वो चीज़ कभी मल्टीपल नहीं हो सकती, वो होती है प्राइमरी की, ठीक है। एज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एज तो सबकी बराबर होती है ना, एक क्लास में पढ़ते हैं तो। दस बाय यूजिंग अ स्टूडेंट्स रोल नंबर, अ स्टूडेंट कैन बी आइडेंटिफाइड यूनिकली। तो समझ में आया कि स्टूडेंट का रोल नंबर यूज़ करके, मतलब अगर तुम्हें ये बोला जाए कि गौरव के कितने मार्क्स आए, तब तुम नहीं समझ पाओगे, मगर पूछा जाए रोल नंबर 12 के कितने मार्क्स आए, तो एग्जैक्टली हमें पता है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो प्राइमरी की जो है वो एक टाइप का पॉइंट है जिसको पकड़ के रखते हैं, तो हर एक एलिमेंट जो है डेटाबेस का हमारे कंट्रोल में होता है। एंटिटी सेट्स, एन एंटिटी सेट इज़ अ सेट ऑफ द सेम टाइप ऑफ एंटिटी, ठीक है, जाहिर सी बात है, सेम टाइप, जिन एंटिटीज़ की टाइप सेम होता है उनको एक जगह रखता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज़ एन एंटिटी सेट दैट कंटेन्स सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल इट्स एंटिटीज़। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्या होता है? एक सेट होता है जो एक सफिशिएंट एट्रीब्यूट को, ये सारी चीज़ें याद रखो, है ना, एट्रीब्यूट, प्राइमरी की, एंटिटीज़, टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल इट्स एंटिटीज़, है ना। करना क्या होगा, जैसे तुम्हें कुछ भी कन्फ्यूजन होती है, वैसे ये सब ना हम कहाँ पढ़ चुके हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो तो क्लास 11-12 में पढ़ चुके हैं, है ना। तो अभी तो हम बीटेक की बात हो रही है या फिर हम आगे की बात हो रही है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है किसी भी वर्ड में, या अभी ऊपर और भी वर्ड रहता है एटॉमिसिटी करके, है ना, तो इन सब चीज़ों को वीडियो पॉज करो और जाके एक बार सर्च कर लो, छोटा सा सर्च होगा, है ना, क्योंकि एक एक चीज़ को बता पाना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ प्राइमरी की एग्जिस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। प्राइमरी की ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइंग इट, ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरे शब्दों में प्राइमरी की जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के लिए एग्जिस्ट करती है, और प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट इज़ अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइंग इट, ठीक है। तो प्राइमरी की एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट का क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है उसको हाईलाइट करके। वीक एंटिटी सेट के बारे में बात करते हैं। अ वीक एंटिटी सेट इज़ एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट कंटेन सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट्स एंटिटी, है ना। तो देखो, स्ट्रॉन्ग और वीक में अंतर समझ में आता है।
वहाँ पे सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स थे, यहाँ पे नहीं है। इन अदर वर्ड प्राइमरी की डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ वीक एंटिटी सेट। तो वीक एंटिटी सेट में प्राइमरी की नाम की चीज़ ही नहीं होती। अब मान लो कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट पड़े हैं बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं सोप ही लेते हैं एग्जांपल, सोप है हमारे पास, साबुन है, तो अब लक्स के बहुत सारे सोप हैं। अब उसका रोल नंबर वगैरह थोड़ी होगा, वहाँ क्वांटिटी है, वहाँ का फ्लेवर है, कलर है, मतलब बोलेंगे कि रोज़ वाला है या मिंट वाला है ना। तो यहाँ पे ग्रुप आ जाते हैं, हम एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि कोई रोल नंबर तो होगा नहीं। कोड वोड का छोड़ो, उस अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। तो ये एक वीक एंटिटी सेट हो गया। इन अदर वर्ड्स तो बता दिया मैंने आपको। हाउएवर इट कंटेन अ पार्शियल की कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटर। पार्शियल की डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है ग्रुप ऑफ एंटिटी फ्रॉम द एंटिटी सेट, है ना। ये आइडेंटिफाई करता है, यानी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की तरह उसके पास कोई प्राइमरी की तो नहीं है, मगर डिस्क्रिमिनेटर ज़रूर है ना। एक पार्शियल की है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी की के जैसा ही कुछ होता है ना। या कभी कभार क्या होता है, जैसे बोला जाए कि तुम्हें जैसे बहुत सारे साबुन रखे हुए हैं, है ना, तुम लक्स का साबुन दो, रोज़ फ्लेवर का। तो एक टाइप का जब हम दो क्वांटिटीज़ को एक साथ लेते हैं, दो वैल्यूज़ को एक साथ लेते हैं, तब भी क्या होता है, एक पार्शियल की बन जाती है ना। वो वाला केस भी चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइन विद अ डैश लाइन। तो यहाँ पे डैश लाइन कर देंगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट अंडरलाइन करेंगे, जैसे हम करते आए हैं ऊपर वाले केस में। प्राइमरी की और स्ट्रॉन्ग एंटिटी की सेट डायरेक्ट अंडरलाइन से रिप्रेजेंट होती है, वीक एंटिटी की सेट में डैश लाइन से अंडरलाइन होती है। रिलेशनशिप देख लेते हैं। अ रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज। यूनरी रिलेशनशिप सेट्स, यूनरी, अच्छा देखो क्या बोल रहा है मैं, रिलेशनशिप क्या होता है, जो अलग अलग एंटिटीज़ हैं ना उनके बीच में एसोसिएशन को रिलेशनशिप कहते हैं। यूनरी होता है, बाइनरी होता है, टर्नरी होता है, एनरी होता है, ठीक है। तो ये सारे रिलेशनशिप सेट्स हैं। सेट्स पता है ना आपको क्या होते हैं, क्लास 11th का टॉपिक है ये। यूनरी रिलेशनशिप सेट इज़ अ रिलेशनशिप सेट वेयर ओनली वन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट, यानी एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट करेगी। बाइनरी में 2 एंटिटीज़ है ना, ये तो लॉजिकल है। टर्नरी में 3 एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, और एनरी में n एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करेंगे एक रिलेशनशिप सेट में, है ना, रिलेशनशिप निकालने में। कार्डिनैलिटी क्या होता है भाई? कार्डिनैलिटी इंपॉर्टेंट है। कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस इन विच एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट, यानी एक मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप है, यानी एक टाइप का मान लो कि तुम खेल रहे हो, है ना। अब तुम हर गेम को खेल रहे हो, ये नहीं हो सकता। तुम्हें फिक्स नंबर ऑफ गेम खिलाए जाएंगे, बाकियों को भी मौका दिया जाएगा। तो कार्डिनैलिटी ये डिसाइड करता है कि मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 1 to 1 कार्डिनैलिटी होती है, 1 to मैनी भी होती है ना, कि एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन सेट बी, है ना। तो एक एंटिटी जो होगी वो सेट ए से सेट बी, ये कुछ याद आ रहा है, रिलेशन और फंक्शन भी पढ़ा था हमने, कौन सी क्लास में, 11th में ही पढ़ा था शायद, है ना। तो ये 1 to 1, 1 to मैनी, है ना, वही चीज़ है, बस यहाँ पे सेट लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक सेट में से एक एंटिटी का यूज़ होगा, वो दूसरे सेट में से सिर्फ एक एंटिटी के साथ एसोसिएट कर पाएगी, ठीक है। एट मोस्ट वन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक। 1 to मैनी मतलब एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एनी नंबर फ्रॉम 0 to more, है ना। तो ऊपर वाले में भी 0 हो सकता है, मगर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। एट मोस्ट 1 मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। एंटिटीज़ इन सेट बी, एन एंटिटी इन सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन सेट ए, है ना। तो सेट बी की एंटिटी एसोसिएट होगी एट मोस्ट वन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक। यानी बी वाले का हाल क्या होगा, या तो वो एक से कनेक्ट कर जाए या किसी से कनेक्ट ना करे। ए वाला कितने से भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। कुछ कुछ दिमाग में बन रही होगी इमेज, है ना। साथ ही साथ पेन लेके बैठे रहो, या फिर पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, या फिर ये नोट्स तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना। तो मैनी टू वन मतलब एन एंटिटी इन सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन सेट बी। क्या बोला कि अब यहाँ पे उल्टा है, जैसे वहाँ बी के साथ हो रहा था 1 to मैनी में, यहाँ पे ए के साथ हो रहा है कि या तो एक के साथ कनेक्ट करेगा या किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। और वहाँ बी का हाल क्या हो रहा है, वो कितने भी नंबर के साथ कनेक्ट कर सकता है फ्रॉम 0 to n, है ना।
मैनी टू मैनी मतलब अब दोनों साइड से खुली छूट है, तुम कितने भी कनेक्ट करो, कितने भी रिलेशन निकालो। एट्रीब्यूट्स का भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जिन पे ध्यान रखना पड़ेगा हमें। एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज़ विच आर ओन्ड बाय ईच एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी होते हैं विच आर ओन्ड बाय ईच एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट की को डिस्क्राइब करने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है। टाइप्स क्या क्या होते हैं? सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, ठीक है। अभी देखते हैं सिंपल क्या होता है। दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जैसे एज को डिवाइड नहीं कर सकते। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर सिंपल एट्रीब्यूट, जैसे नेम, एड्रेस, है ना। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट्स, ऐसे बोलते गौरव को बुलाओ, है ना। अब यहाँ पे गौरव जोन को बुलाएं, गौरव शुक्ला को बुलाएं, है ना। तो ये चीज़ डिफ़र करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। एड्रेस कितना बड़ा होता है? अब बोलेंगे कौन गोविंदपुरी में रहता है, तो गोविंदपुरी वाले कितने सारे लोग हैं, है ना। जब प्रॉपर एड्रेस नहीं होता तब तक, जैसे सिंपल एट्रीब्यूट में एज होती है 12 साल, 14 साल, 24 साल, है ना। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स मतलब, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी टेकन मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी फ्रॉम एन एंटिटी सेट, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। समझ में आया? तुम बोलोगे कि इवन लोगों के घर का एड्रेस चेंज हो जाता है आधार कार्ड में जब बनाया जाता है, तो फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं, या मोबाइल नंबर की बात करते हैं। बोलते हैं कि ये मोबाइल नंबर नहीं, ये पुराना था, नया आ गया, या ईमेल आईडी चेंज करवा दो, है ना। तो ये क्या है? मल्टी वैल्यूड, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फिर आते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। कुछ कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि होता क्या है कि जब जैसे तुम सरकारी काम का ही देख लो, है ना। आधार कार्ड बनता है तो लोगों का डेटा चेंज होता है। अब कल को कोई आदमी आके मेरा मेरा नाम बदल दो कहेगा आधार कार्ड पे, तो वो नहीं होगा। वो तो सिंपल एट्रीब्यूट है, मतलब वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है एक तरह से, है ना, बोल सकते हैं नेम। तो वो तो फिक्स रहेगा, है ना। मगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को चेंज करने की सरकार भी छूट देती है। एट्रीब्यूट्स वैसे तो ये ना वो नहीं लिखा जाता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह तो आधार कार्ड में होता नहीं है ना। मगर लोग कोई एड्रेस चेंज करवा देता है, कोई इवन नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक होती है। छोड़ो, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। डिराइव एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। ईच कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम DOB है। बहुत अच्छा बात है ना। यानी क्या होता है, कुछ डिराइव एट्रीब्यूट्स मतलब कॉमन सेंस बोलते हैं इस चीज़ को। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको अच्छा सा, कि एक बच्चे के 82% आए। अब एक हमारा कॉलम है कि बच्चा पास है या फेल है। अब 82% वाला डेफिनेटली पास होगा। तो ये चीज़ डिराइव्ड हुई है। कहाँ से डिराइव्ड हुई है? उसकी परसेंटेज देख के। 50 आ रहे हैं भाई, यहाँ फेल हो गया, ठीक है, या पास कह दो, है ना, जो मर्जी। तो ये पास फेल का कॉलम जो है वो किससे डिराइव हुआ है? हमारे परसेंटेज से। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ को देख के कोई एज बता सकता है कि ये बच्चा 2000 में पैदा हुआ है, ये 1990 में पैदा हुआ है, तो बता दो भाई अभी कितने साल का होगा, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स पे आते हैं। की एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच कैन आइडेंटिफाई एज एंटिटी यूनिकली इन एन एंटिटी सेट, एग्जाम्पल रोल नंबर। तो की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट जो आइडेंटिफाई करे जाते हैं एज एंटिटी यूनिकली इन एन एंटिटी सेट, है ना, जैसे रोल नंबर। तो एक टाइप का प्राइमरी की में आ सकता है ये जो यूनिकली जहाँ पे बात आती है वहाँ प्राइमरी की बात हो जाती है। कितना और रह गया? अभी देखो ये थे हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ चक्कर क्या है। कंस्ट्रेन हो गए क्या? नहीं हुए। कंस्ट्रेन कर देते हैं, क्लोजर करें। लेट मी चेक, वरना कहीं लंबा चले जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, इसको ज़्यादा नहीं रखते यार, है ना, धीरे धीरे करेंगे। मैं आपको इसके और पार्ट्स भी बना के दूंगा जहाँ पे हम इसको समझ रहे होंगे चीज़ों को, है ना। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कंस्ट्रेन पढ़ लेते हैं, फिर क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क में ये दूंगा कि जो तुम्हें नई टर्म्स नज़र आ रही है ना, उसको यार एक बार खुद जाके सर्च करना, ठीक है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिडंडेंसी क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों को एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये हमने बेसिक पढ़ा था, या तुमने उसका नाम सुना होगा, मैं भी भूल गया, जो 11th-12th में हमारी बुक थी। एनीवेज, कंस्ट्रेन, रिलेशन कंस्ट्रेन आर द रिस्ट्रिक्शन
imposed on the database contents and operation। यानी अब कंस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोक है। तुम चाहो तो उड़ सकते हो मगर तुम्हारे पंख नहीं है ना, तो यहाँ पे रोक दिया गया है तुम्हें। दैट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, है ना। कैसे बोल सकते हैं, मान लो एड्रेस में तुम कुछ भी लिख रहे हो, है ना, तुम @ लगा रहे हो एड्रेस में, या तुम हाइफन लगा रहे हो, है ना, ये सब मना होगा अगर, तो हट जाएंगे। तो डोमेन कंस्ट्रेंट, वैसे ये सिर्फ एग्जांपल के लिए अभी बता रहा हूँ, ये टाइप्स यानी डोमेन कंस्ट्रेंट, कपल यूनिक कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आते हैं इस पर। डोमेन कंस्ट्रेंट से शुरू करते हैं। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, द डोमेन और सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट। क्या डिफाइन करता है, डोमेन या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एन एट्रीब्यूट, है ना, जो वैल्यूज़ होंगी ना उस एट्रीब्यूट की। यहाँ पे देखो डोमेन जो तुमने फंक्शन और डोमेन में पढ़ा था, है ना, क्या था, डोमेन और रेंज पढ़ा था, है ना, फंक्शन में, तो वैसा ही कुछ है। बस ये डोमेन है कि हम कितनी सेट ऑफ वैल्यूज़ लगाएंगे उस एट्रीब्यूट के लिए। इट्स स्पेसिफाई दैट द वैल्यू टेकन बाय एट्रीब्यूट मस्ट बी द एटॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स डोमेन, है ना। क्या बताता है कि वैल्यू जो होगी एट्रीब्यूट की, वो एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए उसके डोमेन में, ठीक है। टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट क्या कहता है, टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट कहता है कि दैट ऑल द टपल्स मस्ट बी नेसेसरली यूनिक इन एनी रिलेशन। तो रिलेशन में टपल्स जो होने चाहिए वो यूनिक होने चाहिए, है ना, ये हमारे कंडीशन है। की कंस्ट्रेंट, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की वैल्यूज़ हमेशा यूनिक होनी चाहिए, यानी ये चीज़ें हर डेटाबेस में आपको दिखेगी, टेबल में आपको दिखेगी। द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, नल भी नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर ख़त्म, ना जीरो बोल रहे हैं, जीरो भी एक वैल्यू हो जाएगी, है ना। रोल नंबर डैश, डैश भी मतलब खाली बोल देंगे तो नल नहीं हो सकता। इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी अगर देखो की कंस्ट्रेंट में अगर मान लो कि प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और उसको बेचा कितनी बार गया है ना, तो सेलिंग उसका नल हुआ है, तो वो हो सकता है। मगर तुम उसको प्राइमरी की नहीं ले सकते फिर, है ना। प्राइमरी की वो होगी जिसमें हर बार जैसे आई कार्ड बनता है ना, आधार कार्ड नंबर। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहता है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ द प्राइमरी की मस्ट कंटेन अ नल वैल्यू इन एनी रिलेशन, ठीक है। तो असल में ये की कंस्ट्रेंट मतलब था कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि इट स्पेसिफाइज दैट ऑल द वैल्यूज टेकन बाय द फॉरेन की मस्ट ईदर बी अवेलेबल इन द रिलेशन ऑफ द प्राइमरी की और बी नल। क्या बोला, ये स्पेसिफाई करता है कि वैल्यूज टेकन बाय फॉरेन की जो है वो या तो रिलेशन में अवेलेबल होनी चाहिए प्राइमरी की के, या फिर नल होनी चाहिए। तो ये थे हमारे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। मैंने आपको ये कंस्ट्रेंट बता दिए, बहुत ऊपर भी बहुत कुछ हमने ER डायग्राम के बारे में थोड़ा जान लिया, है ना, और DBMS या डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आज बेसिक का पढ़ा, ठीक है। और मैं आपको या आप मेरे को कमेंट पे बता भी सकते हैं कि क्या तुम ये सब चीज़ों के बारे में एक मतलब, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे ABCD हम सीखते हैं, तो ये जो है ये पूरे वर्ड्स हैं। अब ABCD केस में आते हैं फॉरेन की, प्राइमरी की क्या होती है ना, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने सीख ली थी बचपन में। अगर तुम्हें फिर भी नहीं आती हैं, या तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें नोट्स दे दूँगा, या तुम सिंपली सर्च कर लेना यार, है ना, आसानी से दिख जाता है। या तुम मेरे को बोल देना कि इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। वो सारी टर्म्स जो हैं बेसिक की, जो हमने 11 जो हमने 12th क्लास में सीखे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट तक। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, है ना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके बारे में पर देख लेना। ER डायग्राम जो था यहाँ पे, ये शॉर्ट नोट्स थे, है ना, हिंट थी आपको। ER डायग्राम की एग्जांपल्स वगैरह कर लेना, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आगे काम आता है। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और क्या करना है, इस वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो चीज़ें तुम्हें पूछनी होगी ना कभी कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ या इस टॉपिक पे बना दूँ वीडियो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।